सोलो लेवलिंग रेग्नोर के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम लोग एक बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम में से जितने लोगों ने अभी तक सोलो लेवलिंग के सीजन 3 और सीजन 4 के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि पहले वो सारे वीडियो देख लो। सीजन 3 और सीजन 4 को पूरा करने के बाद ही ये वीडियो देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी सही से समझ आएगी। ये रेग्नोर बेसिकली जीनो के बेटे की स्टोरी है। सोलो लेवलिंग मानो के पूरी तरह खत्म होने के बाद उसके आगे की कहानी यहीं से कंटिन्यू होती है, जहां संग जिनो का बेटा संगसू हमारा मेन कैरेक्टर है। और ट्रस्ट मी, स्टोरी वाइज ये सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा इंटेंस और बेटर है। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस दुनिया की जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। हम लोगों ने सोलो लेवलिंग में पहले ही देख रखा है एब्सोल्यूट बीइंग को, जिसे सोलो लेवलिंग का गॉड कहा जाता है। उसकी पूरी हिस्ट्री हम पहले ही कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। सोलो लेवलिंग मानो में हमें सिर्फ एक गॉड दिखाया गया था, सही है। लेकिन सोलो लेवलिंग रेग्नोर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गॉड सिर्फ एक नहीं है, मल्टीपल गॉड्स मौजूद हैं। और इन सभी गॉड्स के पास लगभग उसी लेवल का पावर है। बस फर्क इतना है कि ये सारे गॉड्स अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। ये बात हम पहले भी जानते हैं कि सोलो लेवलिंग मानो में एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया गया था, लेकिन बाकी सारे गॉड्स अब भी जिंदा हैं। और सोलो लेवलिंग रेग्नोर की स्टोरी में पहली बार हमें सभी गॉड्स को एक साथ देखने का मौका मिलता है। स्टोरी हमें एंशिएंट टाइम में ले जाती है, जहां बताया जाता है कि ये जो डिवाइन एग्जिस्टेंस हैं, जिन्हें एब्सोल्यूट्स कहा जाता है, इन्होंने काउंटलेस यूनिवर्स क्रिएट किए हैं। एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक ये गॉड्स एंडलेसली क्रिएशन बनाते जा रहे थे, मैटर, सोल, सब कुछ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये गॉड्स बोर हो गए। इतनी क्रिएशन करने के बाद उन्हें किसी एंटरटेनमेंट की जरूरत थी, और उन्हें जो एंटरटेनमेंट मिला वो था वॉर। ये एब्सोल्यूट गॉड्स खुद वॉर क्रिएट करवाते थे। अपने ही क्रिएशन, अपने सोल्जर्स को आपस में लड़वाते थे। वो लड़ते थे, मरते थे, और ये गॉड्स बस बैठकर ये सब देखते थे। उनके लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट था, ना कोई इमोशन, ना कोई पछतावा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी। एब्सोल्यूट बीइंग, जिसे उसके ही क्रिएशन रूलर्स ने मार दिया। यह हिस्ट्री का पहला मौका था जब कोई गॉड अपने ही क्रिएशन से मरा। इस घटना के बाद अलग अलग डायमेंशन के गॉड्स ने इस दुनिया पर नजर रखना शुरू किया। लेकिन ज्यादातर गॉड्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पावर। वही पावर जो एब्सोल्यूट बीइंग ने ऐशबॉर्न को दी थी, और वही पावर अब जीनो के पास है। अब बिना किसी गॉड के ये दुनिया आगे बढ़ रही है, और बाकी सारे गॉड्स इस बात की रेस में हैं कि अगला ये पावर किसे मिलने वाला है। यहीं से सोलो लेवलिंग रेग्नोर की असली कहानी शुरू होती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सो को हंगुक आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। वो बहुत खुश है, लेकिन उसके फ्रेंड्स बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सो को ऐसा मौका मिलेगा। तभी हमारे सामने एक जाना पहचाना चेहरा आता है। जिन लोगों ने सोलो लेवलिंग सीरीज देखी है वो तुरंत पहचान जाते हैं। वो आकर बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेरे पास इतना अच्छा टैलेंट होगा, और तूने ड्राइंग करना कब शुरू किया? कुनसो जवाब देता है, किम सोंगचुल, तुझे इस बार क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है, मेरा नाम किम सोंगचुल नहीं है, मेरा नाम योंगचुल है। और बिल्कुल जीनो की तरह नाम याद नहीं रख पाता। बाप बेटे की सिमिलैरिटी यहां साफ दिखती है। दोनों के बीच थोड़ा लफड़ा शुरू हो जाता है। क्लासमेट्स बोलते हैं कुछ ही टाइम में ग्रेजुएशन होने वाला है और ये अभी भी लड़ रहे हैं। अरे कोई बोलता है, लियो ऐसे बंदे को बुली कर रहा है जो अपने पेरेंट्स खोने के बाद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। यहीं हमें हिंट मिलती है कि चाहिन और जीनो के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। अचानक लियो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और सो को पंच करने आता है, लेकिन सो इमीडिएटली उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने नी से एक हैवी ब्लो देता है। लियो मुस्कुराता है और बोलता है, तेरा पंच बहुत कमजोर है। फिर लियो एक हैवी पंच मारता है। सो बच जाता है, लेकिन पंच का इफेक्ट देखकर खुद डर जाता है। यह पंच खतरनाक था। इसके बाद हमारे सामने आता है 2 साल का टाइम स्किप। अब सो कॉलेज का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। जब वो कॉलेज पहुंचता है तो नोटिस करता है कि कॉलेज के सामने ही डंजन ब्रेक हुआ है। अनाउंसमेंट होती है कि मेन बिल्डिंग की क्लासेस साइड बिल्डिंग में शिफ्ट की जाएंगी। हमें पता चलता है कि हंटर्स पहले ही गेट के अंदर जा चुके हैं। कोई पूछता है, हंटर्स को अंदर गए कितना टाइम हो चुका है? उन जवाब मिलता है, 8 घंटे हो चुके हैं। कोई बोलता है, सिचुएशन देख के लगता है ये डी रैंक गेट है, हंटर्स जल्दी वापस आ जाएंगे। और यहीं से कहानी एक बार फिर अंधेरे की तरफ बढ़ने लगती है। साल खत्म हो चुका है, डंजन ब्रेक वगैरह सब कुछ अब नॉर्मली स्टार्ट हो चुका है। मतलब बेसिकली सब कुछ वापस अपनी रूटीन में आ चुका है। ये गेट अब पूरी तरह ओपन हो चुका है। वहीं पर हम देखते हैं कि सो उस जगह की तरफ जाने लगता है और मन ही मन बोलने लगता है। यहां पर फिर से एक और गेट ओपन हो चुका है। 3 साल पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस दुनिया में गेट ओपन हुआ था, और जैसे ही गेट ओपन हुआ पूरी दुनिया ही बदल गई। आगे हमें पूरा सेटअप बताया जाता है। जो गेट होता है वो बेसिकली एक पोर्टल होता है जो डंजन के साथ कनेक्टेड होता है, जहां पर अलग अलग तरह की टीम्स एंटर करती हैं। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता हैं, लेकिन क्योंकि ये नया आर्क है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। और वैसे भी सो को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि 3 साल पहले ही पहली बार डंजन ओपन हुआ था। तभी दुनिया को इन सब चीजों के बारे में पता चला।
डंजन ब्रेक होते ही सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस भी बदलने लगे। सडनली दुनिया में अवेकेंड पीपल आने लगे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं जो मैजिक यूज कर सकते थे। सो आगे बताता है, ये जो अनप्रिडिक्टेबल दुनिया है, यहाँ पर केओस भी प्रिडिक्टेबल लगता है। यहाँ हर वक्त लफड़ा चलता रहता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक ऐसा इंसान भी है जो इस पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, और वो इंसान है जिनचुल, जिसने हंटर एसोसिएशन को क्रिएट किया। उसने सारे अवेकेंड बीइंग्स को एक जगह इकट्ठा किया। धीरे धीरे इस दुनिया में हंटर एक ऑफिशियल प्रोफेशन बन जाता है। हंटर्स गेट्स को रोकते हैं, मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं, अवेकेंड और नॉन अवेकेंड। अवेकेंड लोगों के पास पावर होती है, नॉन अवेकेंड लोगों के पास कोई पावर नहीं होती। कोई भी नॉन अवेकेंड इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो अवेकेंड जैसी एबिलिटी कभी गेन नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये सब सोचते हुए सो का ध्यान लंचल की तरफ जाता है, क्योंकि लंचल ने उसे मारा था। लंचल एक अवेकेंड है और सो के पास कोई अवेकेंड पावर नहीं है। सो एक नॉन अवेकेंड है। आगे बताया जाता है, अगर हंटर्स गेट्स को नहीं रोकेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। नॉन अवेकेंड लोग अवेकेंड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन अवेकेंड लोग नॉन अवेकेंड के बिना भी जी सकते हैं। सो बोलता है, दिस इज द रीजन दैट आई एम ग्रेटफुल टू द हंटर्स। ये क्योंकि वही लोग हैं जो हम सबको बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सो को एक अजीब सी अनीज फीलिंग होती है, क्योंकि उसके पास खुद कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है। अवेकेंड ना होने की वजह से सो का सर्वाइवल पूरी तरह अवेकेंड लोगों पर डिपेंड करता है। सो अपने पुराने टाइम को याद करता है, अपने बाप और अपनी माँ को याद करने लगता है। वो बोलता है, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं, लेकिन अचानक वो सारी चीजें गायब हो गईं। सो पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता है। और आप लोग जानते हो सो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि लास्ट पार्ट में सो ने एक सपना देखा था जहां वो बहुत दूर तक चला गया था, पावर गेन की थी और 100th टेबल तक पहुंच चुका था। वो सब याद करके बोलता है, मुझे लगा था मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूं, लेकिन अचानक मेरी सारी पावर्स गायब हो गईं। फिर सो बोलता है, मॉम हमेशा कहती थी कि मैं डैड जैसा दिखता हूं। अगर डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? सो अपने बाप संगनों को याद करने लगता है और सडनली उसे लगता है जैसे कोई आवाज बोल रही हो, सोहू। और ये सुनकर सो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है पीछे से उसका टीचर उसे बुला रहा था। सो का आर्ट इंस्ट्रक्टर नोटिस करता है कि सो ने कुछ ड्रॉ किया है। उसने बेसिकली एक एंट ड्रॉ किया था। टीचर बोलता है, तुमने अचानक एक एंट क्यों ड्रॉ किया? और ये कोई नॉर्मल एंट नहीं है, ये एक ह्यूमन साइज एंट है। फिर सो खुद सोच में पड़ जाता है, मैंने इसे क्यों ड्रॉ किया, मुझे खुद भी नहीं पता। और फिर रिवील होता है वो एंट कोई और नहीं, बेरो था। राइट स्पीयर बेरू के साथ सो की जो भी मेमोरीज थीं वो सारी की सारी इरेज हो चुकी हैं। उसकी पावर को सील कर दिया गया है। आई होप यू रिमेंबर द लास्ट पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं सारे हंटर्स उस गेट से बाहर आ जाते हैं। मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है, सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया गया होता है। वहीं पर एक वॉलंटियर बोलता है, डियर किम जोंगसू, आपने बहुत बढ़िया काम किया। किम जोंगसू जवाब देता है, हाँ ये मिशन सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे एसोसिएशन के साथ शेयर करनी पड़ेगी। सामने से पूछा जाता है, किस बारे में? बंड किम जोंगसू बोलता है, हमने एक न्यू बीस्ट टाइप एनकाउंटर किया है। ये बेसिकली ह्यूमन बीस्ट हैं जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकलती हैं। जब हंटर्स उनसे फाइट कर रहे थे तो ये बीस्ट अपने दांतों और अपने क्लॉज से अटैक कर रहे थे। हालांकि उनके अटैक्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। किम जोंगसू आगे बोलता है, उनके एक अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच लगा, बहुत ही माइनर स्क्रैच था, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सामने से जवाब आता है, लेकिन ये एक ऐसा बीस्ट है जो गेट ओपन होने के बाद पहली बार सामने आया है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने ऐसा बीस्ट देखा है। और यहीं पर सामने वाला बोलता है, चलो इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा लगता है कि वो बीस्ट उतना ज्यादा डेंजरस नहीं था, किसी को कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि हंटर किम जोंगसू आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी हम नोटिस करते हैं उसके पैर में जो स्क्रैच लगा था वहीं से ब्लू फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं। उसे कुछ अजीब सा होता है और वो वहीं पर रुक जाता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सडनली हम देखते हैं कि वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसके मुंह से भी ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं। कुछ समझने से पहले ही जो सामने वॉलंटियर वाला बंदा खड़ा था, किम जोंगसू, उसे खा जाता है। वो वहीं पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं कि अभी हुआ क्या। वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर इमीडिएटली उस बंदे को चबा दबाकर खा जाता है। ये देखकर बाकी हंटर्स भी शॉक में चले जाते हैं। एक हंटर बोलता है, ये ब्लू फ्लेम्स तो डंजन के उस बीस्ट से आ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, किम जोंगसू उसे भी ब्रूटली चबाकर वहीं ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है। ये पूरा सिनेरियो देखकर आसपास जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे भागने लगते हैं। गेट से जितनी दूर हो सके लोग उतनी दूर जाने लगते हैं। जो बीस्ट पहले पार्टी से क्रिएचर बने थे वो जितने भी नॉर्मल लोगों को काटते हैं या स्क्रैच करते हैं वो सारे नॉर्मल लोग भी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये पूरा सिचुएशन जॉम्बीज जैसा लगने लगता है। पूरा एरिया हिट हो चुका होता है
वहीं पर हम देखते हैं कि सू अपनी आर्ट क्लास में नोटिस करता है कि बाहर कुछ चल रहा है। वो बोलता है, वहां पर चल क्या रहा है? सब लोग उधर क्यों जा रहे हैं? आगे सू वहां जाकर नोटिस करता है लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और हर एक इंसान के अंदर वो ब्लू फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं। अब यहां पर बाकी सब लोग ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या है? ये सारे बीस्ट हैं या फिर ये सारे इंसान हैं? यहां चल क्या रहा है? क्या कोई डंजन ब्रेक हुआ है? आगे हम देखते हैं कि ये क्रिएचर्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इनका नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तभी सू बोलता है, हम यहां वेट क्यों कर रहे हैं? हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं, नहीं, हमें यहीं खड़े होकर वेट करना चाहिए, हंटर्स आने वाले हैं। तभी सू और बाकी सब लोग नोटिस करते हैं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बीस्ट खड़ा हुआ है। ये देखकर सू शॉक हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही वो बीस्ट खिड़की तोड़कर उनके क्लासरूम के अंदर आ जाता है। वहीं पर सू जोर से चिल्लाकर बोलता है, सब लोग यहां से भाग जाओ, जान बचानी है तो भाग जाओ। उसी वक्त हम देखते हैं एक लड़की के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। वो चल नहीं पा रही होती, वो मूव भी नहीं कर पा रही होती। वो बोलती है, मैं हिल नहीं पा रही हूं। वो लड़की मदद मांग रही होती है। बाकी सारे लोग वहां से भाग चुके होते हैं। सू भी भागने लगता है और बोलता है, मैं जाता हूं, किसी हंटर को बुलाकर लाता हूं, क्योंकि मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। भागते भागते सू मन ही मन बोलने लगता है, मैंने अभी क्या बोला? हंटर्स को बुलाने की बात? हंटर्स को बुलाना और उसे वहां मरने के लिए छोड़ देना, दोनों सेम ही तो हैं, क्योंकि हंटर्स आसपास मौजूद नहीं हैं। सू सोचने लगता है, मैं एक नॉन अवेकेंड पर्सन हूं, मैं यहां कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन डीप डाउन उसे लगता है, मैं नॉन अवेकेंड हूं, यही बात मुझे वीक बना रही है और शायद मैं इसी बात को एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा हूं। शायद मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं। सू बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि इस सिचुएशन में वो उस लड़की को बचाने के लिए क्या कर सकता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। पैनिक करते करते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अपने बाप संग जिनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही सू मन ही मन बोलता है, अगर यहां पर मेरे पापा होते तो वो इस सिचुएशन में क्या करते? और तभी हम देखते हैं जिनू उसकी तरफ देखता है। ये देखकर सू शॉक हो जाता है। जिनू बस उसे देखता रहता है और उसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि लड़की की जान खतरे में है और सामने से मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा है। उसी वक्त सू के सामने एक ब्लरी नोटिफिकेशन पैनल दिखाई देता है, लेकिन सू उसे ठीक से रीड नहीं कर पाता। और तभी सू बोलता है, मैंने एक सपना देखा था। वो पूरा सपना एक गेम के सेटअप जैसा था। वो वही सपना था जिसे हम पहले सोलो लेवलिंग में कवर कर चुके हैं। एक सपने के थ्रू वो एक अलग जगह गया था, वहां उसकी ट्रेनिंग हुई थी, वो स्ट्रांग बन गया था। सू आगे बोलता है, वहां जाकर पूरा सेटअप मुझे गेम जैसा लगा। मैंने मॉन्स्टर्स को हराया, मेरा लेवल अप होता गया, एक एक करके मैं स्ट्रांग दुश्मनों को मारता गया और हर दुश्मन को हराने के बाद मैं खुद और स्ट्रांग बनता गया। लेकिन आखिर में जब मैंने सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर लिया और मेरा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैं वहां के फाइनल बॉस से मिला और किसी वजह से वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे, सेम टू सेम मेरे डैड जैसे। सू बोलता है, मैंने जो डैड को देखा वो शायद एक इमेज थी, एक इमेज जिसे मैं बहुत टाइम से अपने दिमाग में बनाए बैठा था। आज मैंने अपने डैड को वैसे ही देखा, एक स्ट्रांग डिपेंडेंट इंसान जिसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। सू सोचने लगता है, अगर मेरे डैड इतने स्ट्रांग बने तो वो बने कैसे? और बिना टाइम वेस्ट किए सू आगे बढ़ता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उस मॉन्स्टर पर एक खतरनाक हैवी ब्लो मार देता है। ब्लो मारते हुए सू बोलता है, अगर मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? वो शायद यही करते, इस लड़की को बचाते। आगे हम देखते हैं सू ने मॉन्स्टर को एक हैवी ब्लो तो दे दिया, बट यह हैवी ब्लो देने के बाद सू मन ही मन बोलता है, मैंने सुना है कि जो नॉन अवेकेंड बंदे होते हैं वो कभी किसी मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये अभी तक डिफीट नहीं हुआ है, तो आगे मैं क्या करूंगा? लेकिन सू कुछ करता उससे पहले ही वो नोटिस करता है सब लोग फ्रीज हो चुके हैं। मॉन्स्टर फ्रीज हो चुका है, वो लड़की भी फ्रीज हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक चुका हो। सो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? यहां चल क्या रहा है? से और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द पावरलेस, कंडीशन मेट। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन पैनल आता है। सो यहां पर एक प्लेयर बन सकता है, एक्सेप्ट करेगा या नहीं